दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट कर रहे थे। अफ्रीका में हम लोगों ने कुछ कंट्रीज कर ली थी और कुछ हमारी रह गई थी। देखिए आज कौन कौन सी कंट्रीज हम लोगों ने कर ली थी उनकी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री थी। तो हम लोगों ने मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका और अंगोला, इतनी कंट्रीज करी थी। साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स किए थे, कुछ रह गए थे जिनको हमने कहा था कि अगली वीडियो में इनको करेंगे, ठीक है। तो आज हम साउथ अफ्रीका पे कंटिन्यू करते हैं, जो कि कुछ पार्ट साउथ अफ्रीका के रह गए थे उनको कंटिन्यू करते हैं वहां से। तो देख लीजिए आगे लोकेशन के। तो नेक्स्ट लोकेशन जो हमारी है वो है केप कायरो रेलवे। साउथ अफ्रीका में ही कंटिन्यू करिए। क्या है? केप कायरो रेलवे। इसके बाद है ब्लैम फॉन्टीन। क्या है? ब्लैम फॉन्टीन। इसके बाद लिखिए किम्बर्ली। किम्बर्ली। किम्बर्ली के बाद लिखिए जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। इसके बाद लिखिए विट वाटर्स लैंड। विट वाटर्स लैंड। नेक्स्ट लिखिए प्रिटोरिया। प्रिटोरिया। क्लियर है? देखिए ब्लैम फॉन्टेन जो है यहाँ की न्यायिक राजधानी है, साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। वहीं अगर हम प्रिटोरिया की बात करें तो प्रिटोरिया यहाँ की वैधानिक या प्रशासनिक राजधानी है। क्लियर है? प्रिटोरिया की अगर बात करें तो यहाँ की वैधानिक या प्रशासनिक राजधानी है। क्लियर है? और प्रशासनिक और वैधानिक राजधानी होने के साथ साथ ये जो है डायमंड की ज्वेलरी के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है साउथ अफ्रीका के, ठीक है, जो कि विश्व स्तर पर डायमंड की ज्वेलरी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है, व्यापार का। तो ये क्या है? प्रिटोरिया डायमंड के ज्वेलरी का व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, डायमंड की ज्वेलरी के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं विट्स वाटर लैंड की, ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है ये क्षेत्र सोने के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सोने के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और अगर जोहान्सबर्ग की बात करें तो ये सोने के व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ओके, सोने के व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्लियर है? अगर हम आते हैं किम्बर्ली पर, तो किम्बर्ली जो है ये डायमंड के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ओके, डायमंड के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और फिर हम आते हैं केप कायरो रेलवे पे। तो अब केप कायरो देखिए, आप लोग यहाँ पे आ जाइए फिजिकल पे। यहाँ पे देखिए आपको मिल गया कायरो, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिलेगा केप टाउन। ओके, यहाँ पे आपको मिल गया केप टाउन, मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे होगा केप टाउन। आप लोग अगर पॉलिटिकल में देखेंगे तो पॉलिटिकल में आप लोग को मिल जाएगा केप टाउन यहाँ पे। इसको थोड़ा करते हैं जूम और आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे आपको केप टाउन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कायरो मिल गया, ठीक है। अब केप कायरो रेलवे जो है, ठीक है, ये एक रेलवे लाइन है। केप कायरो रेलवे जो है एक रेलवे लाइन है जो कि साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, ठीक है, जो साउथ से नॉर्थ की ओर पूरे अफ्रीका को क्या करती है? पार करती है, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे नीचे क्या है आपका? साउथ अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए साउथ अफ्रीका है, यहाँ से चलती है रेल और कहाँ जाती है? ऊपर इजिप्ट में, ठीक है, जो कि पोर्ट साइड तक जाती है, ठीक है। यहाँ पे कायरो है, यहीं पे पोर्ट साइड है, ठीक है, यहाँ तक जाती है। तो पूरा अफ्रीका पार करती है, ठीक है। और ये बहुत मतलब पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ओके, तो लिख लीजिए आप लोग, या अभी लोकेशंस मार्क करानी है, लोकेशंस मार्क करा दें फिर उसके बाद में लिख लीजिए, ठीक है। आते हैं फिर से हम लोग पॉलिटिकल पे। जो हमारी लोकेशंस है उनको एक बार करते हैं मार्क। तो देखिए क्या था? केप कायरो समझ में आ गया। केप कायरो क्या है? एक रेलवे लाइन है जो कि केप, यहाँ पे देखिए आपको केप टाउन मिल गया, यहाँ पे केप टाउन से होकर के ऊपर कायरो तक जाती है। यहाँ देखिए कायरो आप लोग को मिल गया, यहाँ पे पोर्ट साइड है, कायरो तक जाती है। ओके,
फिर उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी वो क्या थी, ब्लैम फाउंटेन। ब्लैम फाउंटेन क्या है, यहाँ की न्यायिक राजधानी है। फिर यहाँ पे किम्बर्ले था। किम्बर्ले क्या है, किम्बर्ली जो है यहाँ पे डायमंड के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है साउथ अफ्रीका का। फिर इसके बाद में था जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो है यहाँ पे सोने के व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यहीं पर है विट्स वाटर रैंड। तो विट वाटर्स रैंड जो है यहाँ पर सोने का भंडार बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो सोने के भंडार की दृष्टि से यहाँ पे सोने का भंडार बहुत अधिक था, तो उससे जो यूरोपियन समुदाय था उनका आगमन बहुत अधिक संख्या में हुआ, ठीक है। जब यूरोपियन समुदाय का आगमन बहुत अधिक संख्या में हुआ तो यहाँ पे एक शहर बसाया गया, जोहान्सबर्ग, ठीक है। तो ये यूरोपियन समुदाय के बहुत ज्यादा आगमन से ही यहाँ पे एक शहर बसा, कौन सा, जोहान्सबर्ग, ठीक है, जो कि अब सोने के व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है। फिर इसके बाद में था विट्सवाटरलैंड तो हो ही गया। फिर इसके बाद था प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया जो है यहाँ की वैधानिक राजधानी है। इसी के साथ ये क्या है, यहाँ डायमंड की ज्वेलरी के व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि विश्व स्तर पर डायमंड की ज्वेलरी के व्यापार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्लियर है, तो आप लोग लिख लीजिए। अब लिखिए, केप कायदो रेलवे, लिख लीजिए, केप कायदो रेलवे एक रेलवे लाइन है। केप कायदो रेलवे एक रेलवे लाइन है जो दक्षिण से उत्तर की ओर, जो दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीका को पार करती है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन, यह दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन और इजिप्ट में पोर्ट साइड, ब्रैकेट में कायरो लिख लीजिएगा, क्या था, यह दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन और इजिप्ट में पोर्ट साइड, ब्रैकेट में कायरो लिख लीजिए, के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। आगे लिखिए, ब्लेम फाउंटेन, ब्लेम फाउंटेन साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। ब्लेम फाउंटेन साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, जबकि किम्बर्ली डायमंड के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जबकि किम्बर्ली डायमंड के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। साउथ अफ्रीका में विट्स वाटर लैंड, साउथ अफ्रीका में विट वाटर्स लैंड, ये देखिए विट वाटर लैंड सोने के भंडार की दृष्टि से, सोने के भंडार की दृष्टि से विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ सोने की उपलब्धता के कारण ही, यहाँ सोने की उपलब्धता के कारण ही औपनिवेशिक युग में यूरोपियन समुदाय का अधिक संख्या में आगमन हुआ। औपनिवेशिक युग में यूरोपियन समुदाय का अधिक संख्या में आगमन हुआ, जिससे जोहान्सबर्ग शहर का निर्माण हुआ, जिससे जोहान्सबर्ग शहर का निर्माण हुआ, जो आज सोने के व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है, जो आज सोने के व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है। आगे लिखिए, प्रिटोरिया, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की वैधानिक या प्रशासनिक राजधानी है। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की वैधानिक या प्रशासनिक राजधानी है, जो विश्व स्तर पर, जो विश्व स्तर पर डायमंड की ज्वेलरी के व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो कि विश्व स्तर पर डायमंड की ज्वेलरी के व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओके, क्लियर है। अब आगे लिख लीजिए नेक्स्ट लोकेशन, लिखिए जिम्बाब्वे,
जिम्बाब्वे। इसके बाद में लिखिए बुलावायो, बुलावायो। इसके बाद लिखिए हरारे, हरारे जो है यहाँ की कैपिटल है जिम्बाब्वे की। इसके बाद लिखिए करीबा डैम, यहीं पर है करीबा लेक, लिख लीजिए करीबा लेक। इसके बाद लिखिए विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स। इसके बाद लिखिए मालावी, मालावी। फिर लिखिए जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी रिवर। इसके बाद लिखिए मालावई लेक, मालावई लेक। और फिर लिखिए नयाशा लेक, नयासा लेक। ओके। अब देखिए मालावी और नयाशा लेक, मालावी या नयाशा लेक जो है ये टेक्टोनिक मूवमेंट से बनी हुई झील है, ठीक है। मतलब विवर्तनिकी संचलन से निर्मित है, ये विवर्तनिकी संचलन से निर्मित झील है। ओके। जो कि कहाँ पे है, अगर मालावी या नयासा लेक की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये है आपका मोजाम्बिक, तंजानिया और मालावी के तट पर। ओके। ये कहाँ पे है, यहाँ मालावी है, मोजाम्बिक है और तंजानिया, ठीक है। और यहीं पर है नयासा और मालावी लेक, ठीक है। तो यह कहाँ पे है, मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के तट पर अवस्थित है। विक्टोरिया फॉल्स जो है ये एक जलप्रपात है, ठीक है, जो करीबा झील के समीप स्थित है, ठीक है। करीबा झील जो है, करीबा लेक इसी के समीप अवस्थित है। विक्टोरिया फॉल्स। और हरारे की अगर बात करें तो हरारे जो है जिम्बाब्वे की कैपिटल है, ठीक है। हरारे की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है। क्लियर है। देखिए हम लोग आ गए हैं जिम्बाब्वे पे, यहाँ पे देखिए जिम्बाब्वे है। उसी के बाद में हमारा यहाँ पे देखिए बुलावायो है। फिर यहाँ पे देखिए जिम्बाब्वे के ऊपर हरारे है। हरारे के ऊपर देख थोड़ा जाएंगे तो आपको मिल जाएगा करीबा डैम, करीबा डैम आप लोग को मिल गया, ठीक है। और करीबा डैम के बाद में था करीबा लेक। तो आप लोग आ जाइए फिजिकल पे, तो यहाँ देखिए आपको करीबा डैम के बाद में करीबा लेक मिल जाएगा। यहाँ देखिए करीबा लेक मिल गया। करीबा लेक के बाद में था विक्टोरिया फॉल्स, तो यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स मिल जाएगा। फिर थे जाम्बेजी रिवर, ये देखिए जाम्बेजी रिवर आपको मिल गया। और ये जाम्बेजी रिवर जो है ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में एक राजनीतिक सीमा के रूप में कार्य करती है। ओके, राजनीतिक सीमा बनाती है। ओके, जाम्बेजी नदी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, यहीं से निकलती है। ये देखिए यहाँ से ये क्या कर रही है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में एक राजनीतिक सीमा बनाती है। फिर इसके बाद में था लेक नयासा और लेक मालावई। तो यहाँ पे देखिए लेक नयासा और लेक मालावई आपको मिल जाएगा। क्लियर है। और आप अगर आप आएंगे फिर से पॉलिटिकल की तरफ, तो पॉलिटिकल में आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा मालावी, ठीक है। यहाँ देखिए मालावी मिल गया आप लोगों को। सारे लोकेशंस हो गए हैं, लिख लीजिए अब आप लोग। देखिए जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है। जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है। इस नदी पर निर्मित, इस नदी पर निर्मित करीबा बांध का जलाशय करीबा झील है। इस नदी पर निर्मित करीबा बांध का जलाशय करीबा झील है, जो करीबा झील है। और इस झील के समीप, इस झील के समीप विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। इस झील के समीप विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। आगे लिखिए मालावई या नयासा लेक, मालावई या नयासा लेक मोजाम्बिक, तंजानिया और मालावी के तट पर अवस्थित हैं। मोजाम्बिक, तंजानिया और मालावी के तट पर अवस्थित हैं। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और इसे कैलेंडर झील भी कहते हैं। इसे कैलेंडर झील भी कहते हैं। ओके, इसे कैलेंडर झील भी कहते हैं। आगे लिखिए ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का दक्षिण में विस्तार
का दक्षिण में विस्तार इस झील तक है। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का दक्षिण में विस्तार इस झील तक है, इसलिए यह विवर्तनी के संचलन के द्वारा निर्मित झील है। इसलिए यह विवर्तनी के संचलन के द्वारा निर्मित झील है। ओके, अब आगे लिखिए नेक्स्ट लोकेशंस लिखिए। तंजानिका लेक लिखिए, तंजानिका लेक। इसके बाद लिखिए विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक। फिर लिखिए व्हाइट नील, व्हाइट नील। ओके, देखिए तंजानिया लेक कहाँ पे है? ये तंजानिया, जाम्बिया, कॉन्गो और बुरुंडी के सीमा पर अवस्थित है। ओके, कहाँ पे है? यहाँ देखिए, आते हैं फिजिकल की तरफ, वहां पे आप लोग को दिखाते हैं कहाँ पे है। यहाँ हम लोग आ गए हैं। यहाँ देखिए तंजानिका लेक है, ये देखिए तंजानिका लेक आपको मिल गई। फिर यहाँ पे ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक आप लोग को मिल गया। और इसी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको व्हाइट नील, ये देखिए यहाँ पे आप लोग को व्हाइट नील मिल गया। ठीक है, व्हाइट नील मिल गया, तंजानिका, विक्टोरिया और व्हाइट नील मिल गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप विक्टोरिया लेक पे आएंगे तो यहाँ देखिए विक्टोरिया लेक ये है। और यहाँ पे आप लोग को देखिए क्या दिख रहा है, इक्वेटर दिख रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ से कहाँ से जा रही है? विक्टोरिया लेक से होकर के जा रही है। ठीक है, तो विषुवत रेखा जो है यहाँ से किससे गुजरती है? विक्टोरिया लेक से। यहीं से विषुवत रेखा भी गुजरती है विक्टोरिया लेक से। ओके, और विक्टोरिया लेक की अगर बात करें तो विक्टोरिया लेक केनिया, तंजानिया और युगांडा में अवस्थित है। ठीक है, केनिया, तंजानिया और युगांडा में अवस्थित है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका की यह सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। क्लियर है? अफ्रीका की अगर बात करें तो यह सबसे बड़ी झील है विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर ये दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्लियर है? लिख लीजिए अब आप लोग, सारे लोकेशंस हो गए हैं, लिख लीजिए, लिख लिया। लिखिए तंजानिका, क्या है? तंजानिका लेक तंजानिया, जाम्बिया, कॉन्गो गणराज्य और बुरुंडी की सीमा पर अवस्थित है, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका के साथ ही साथ किसकी है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील, लिखिए, यह झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है। यह झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है। यहाँ भ्रंश घाटी की गहराई भी सबसे अधिक है। यहाँ भ्रंश घाटी की गहराई भी सबसे अधिक है। आगे लिखिए, सॉरी। इस झील का तटीय क्षेत्र, इस झील का तटीय क्षेत्र शीशल हेम्प, सीसल हेम्प एक भांग का पौधा होता है, उसे कहते हैं सीसल हेम्प। क्या कहते हैं? भांग के पौधे को। ठीक है, भांग के पौधे को क्या कहते हैं? शीशल हेम्प बोलते हैं। ठीक है, तो इस झील का तटीय क्षेत्र सीसल हेम्प की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस झील का तटीय क्षेत्र सीसल हेम्प की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे लिखिए, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक केनिया, तंजानिया और युगांडा, केनिया, तंजानिया और युगांडा, ओके, युगांडा की सीमा पर अवस्थित झील है। क्या है? विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक या विक्टोरिया झील केनिया, तंजानिया और युगांडा की सीमा पर अवस्थित झील है। यह झील
भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं है। यह झील भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं है। इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जो विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जो विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और इस झील से व्हाइट नील नदी निकलती है। इस झील से व्हाइट नील नदी निकलती है। क्लियर है? आगे लोकेशंस हैं जो हमारे, लिख लीजिए। इसको इरेज कर दें। देखिए, लिखिए टुर्काना लेक, टुर्काना लेक। नेक्स्ट है ताना लेक, ताना लेक। फिर है ब्लू नील, ब्लू नील। इसके बाद नेक्स्ट है अटबरा, अटबरा। फिर है आशवान, फिर लिखिए आशवान डैम, आशवान डैम। फिर लिखिए नासिर लेक, नासिर लेक। इसके बाद में लिखिए कायरो। क्या है? कायरो। देखिए अकबरा और ब्लू नील जो है ये दोनों रिवर्स हैं। ओके। और तुर्काना लेक की अगर बात करें तो ये केनिया और इथोपिया की सीमा पर अवस्थित है। केनिया और इथोपिया की सीमा पर अवस्थित है तुर्काना लेक। ओके, सीमा पर है। और ताना लेक की बात करें तो ताना लेक जो है ये इथोपियन हाईलैंड पर है। ठीक है, कहाँ पे है? इथोपिया हाईलैंड पर है। ओके, तो आगे लिख लेते हैं। अब लिख लीजिए, तो पहले इनको मार्क कर लीजिए, फिर लिखिए। देखिए आते हैं मैप पे। फिजिकल कौन सा है हमारा? सबसे पहले तुर्काना लेक। ओके, ये देखिए यहाँ पे तुर्काना लेक आप लोग को मिल गया। तुर्काना लेक के बाद में क्या है? ताना लेक। ये यहाँ पे ताना लेक है। इसके बाद में था ब्लू नील। इसके बाद क्या था? ब्लू नील था। तो यहाँ देखिए ब्लू नील मिल गया। और उसी के ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा अकबरा, अकबरा मिल गया। और यहीं पे आपको मिलेगा आशवान। यहाँ देखिए, यहाँ पे आशवान आपको मिल गया, आशवान डैम। और यहीं पे आपको मिलेगा आशवान, ये मिलेगा आपको पॉलिटिकल मैप में। फिर यहाँ पे देखिए लेक नासिर है, लेक नासिर आपको मिल गया। और यहाँ पे देखिए कायरो है। क्लियर है? आशवान आपको नहीं मिला है। आशवान आप लोग को कहाँ मिलेगा? पॉलिटिकल मैप में। तो पॉलिटिकल पे हम लोग आते हैं। तो देखिए पॉलिटिकल मैप पे आते हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आशवान यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ये देखिए इजिप्ट में आशवान मिल गया, आशवान मिल गया। और यहाँ पे देखिए कायरो था। क्लियर है? सारे लोकेशंस हो गए हैं। चलिए अब लिख लीजिए। लिखिए तुर्काना झील या तुर्काना लेक केनिया और इथोपिया की सीमा पर अवस्थित है। केनिया और इथोपिया की सीमा पर अवस्थित है। वहीं ताना झील, वहीं ताना झील इथोपिया की उच्च भूमि पर अवस्थित है। वहीं ताना झील इथोपिया की उच्च भूमि पर है, या इथोपिया की उच्च भूमि पर अवस्थित है। इस झील से निकलने वाली नदी, इस झील से निकलने वाली नदी ब्लू नील, इस झील से निकलने वाली नदी ब्लू नील खार्टूम, खार्टूम कहाँ पे है? सूडान में है। ठीक है, इस झील से निकलने वाली नदी खार्टूम के समीप व्हाइट नील से मिलती है। इसके बाद यह नील नदी कहलाती है। इसके बाद यह नील नदी कहलाती है। ताना झील से निकलने वाली अजबरा नदी,
ताना झील से निकलने वाली अटबरा नदी उत्तरी सूडान में नील नदी से जाकर मिल जाती है। ताना झील से निकलने वाली अटबरा नदी उत्तरी सूडान में नील नदी से जाकर मिल जाती है। सूडान और इजिप्ट की सीमा पर अवस्थित नासिर झील नील नदी पर निर्मित आसवान डैम का एक जलाशय है। ओके, क्या लिखा है? सूडान और इजिप्ट की सीमा पर अवस्थित नासिर झील नील नदी पर निर्मित आसवान डैम का एक जलाशय है। आसवान डैम का एक जलाशय है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।